नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण की जो वीडियो सीरीज होती है उसे आज से हम लोग एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जून महीने की जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन होती है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, वैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की 100% संभावना बनी रहती है, उसको 110 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इमेजेस के माध्यम से, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चार्ट के माध्यम से, एक्सप्लानेशन के माध्यम से उसे इस तरह समझेंगे जिससे कि ये टॉपिक आसानी से हमें याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जून के प्रतियोगिता दर्पण के सीरीज का पहला प्रश्न। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? ऑप्शन है आपके सामने पोखरन, बालासोर, कच्छ या मालाबार। तो सही उत्तर है दोस्तों पोखरन। अब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की विशेषता क्या है। तो डीआरडीओ, एक सेकेंड, हाँ, डीआरडीओ जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं ने आसानी से कहीं से भी कहीं ले जाने वाली तथा दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाने में सक्षम स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण 13 अप्रैल को पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज से किया। इसकी विशेषता क्या है? तो इसका वजन मात्र 14.5 किलोग्राम है और 4.3 फीट लंबी है। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है जो अत्याधुनिक कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को उड़ा सकते हैं। और इसका रेंज क्या है? तो 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को दागने के लिए मात्र 2 लोगों की ही आवश्यकता है। मतलब 2 लोग, क्या है, पोर्टेबल, कहीं भी ले जा सकते हैं 2 लोग और मिलकर उसको गाइड मतलब दाग सकते हैं। तो सेना में इसको शामिल किए जाने के पश्चात फ्रांस में बनी मिलन 2T तथा रूस में बनी कॉकस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के पुराने संस्करण को रिप्लेस किया जाएगा। अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम और है ये। इन दोनों विदेशी हथियारों के जगह पर अब स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का पूरे सेना में इंस्टॉल किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के किस उन्नत संस्करण ने पहली उड़ान 28 मार्च 2024 को भरी? तो तेजस मार्क 2A, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 3A या तेजस मार्क 4A। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेजस मार्क 1A। ये इमेजेस में आप इसकी तस्वीर को देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ इसको समझने के लिए एक्सप्लेनेशन का भी सहारा लेंगे। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था वीडियो में, जहाँ ज़रूरत होगी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ एक्सप्लेनेशन जरूर हम लोग करेंगे। देश में निर्माणाधीन हल्के लड़ाकू विमान, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA, तेजस MK-1A, MK को मार्क कहते हैं, MK-1A श्रृंखला के पहले विमान LF-5033 ने पहली उड़ान कब भरी? तो 28 मार्च 2023 को भरी। तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 1 का उन्नत संस्करण है। ये इसके पहले जो तेजस का था वो था तेजस मार्क 1। अब ये जो नया संस्करण है ये है तेजस मार्क 1A। ठीक है, यह भारतीय वायुसेना के लिए एक स्वदेशी 4.5 जनरेशन की हर मौसम में काम करने वाले और बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। इस पर 9 रॉकेट बम और मिसाइल तैनात किया जा सकता है दोस्तों। 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम ऐसे 83 विमानों की वायुसेना में आपूर्ति के लिए 46,898 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट HAL को भारत सरकार ने 2021 में दिया था। वायुसेना की क्षमता संवर्धन के लिए रक्षा मंत्रालय ने 97 और ऐसे LCA मार्क 1A विमानों की निविदा, मतलब HAL के लिए अप्रैल 2024 में जारी की है। ठीक है, मिग विमानों के स्थान पर इन विमानों को ही प्रतिस्थापित करने की भारतीय वायुसेना की योजना है। चूंकि आप देखते होंगे मिग विमान हमेशा कहीं ना कहीं क्रैश होते रहते हैं, तो जो कि विदेशी है, अब उसको आत्मनिर्भर बनाने के कदम में एक और कदम उठाते हुए अब उसको तेजस से रिप्लेस किया जाएगा और 4.5 जनरेशन की ये LCA मिसाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में UGC द्वारा जारी घोषणा के अनुसार शोध पाठ्यक्रम PhD में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन अब किसके जरिए होगा? नीट के जरिए, AICCE के जरिए या नेट के जरिए या CGL के जरिए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए किया जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं।
शोध पाठ्यक्रम पीएचडी में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को अब अलग अलग महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इसके लिए प्रवेश अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की जो नेट की परीक्षा होती है इसके जरिए किया जाएगा, जो शैक्षणिक संस्थान 24-25 से ही मैंने इसी सत्र से लागू हो गया है तथा इसके लिए अधिसूचना भी यूजीसी द्वारा 27 मार्च 2024 को जारी कर दी गई है। हाल ही में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है कुछ टेक्निकल कारणों के चलते। नई व्यवस्था के तहत हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, कौन से कैटेगरी में इसे बांटा गया है। तो नई व्यवस्था के तहत यूजीसी नेट का परिणाम अब 3 कैटेगरी में घोषित किया जाएगा। पहली कैटेगरी में आने वाले छात्र जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ पीएचडी में प्रवेश तथा सहायक प्राध्यापक के लिए नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। वहीं दूसरी कैटेगरी का जो रिजल्ट होगा वो पीएचडी में प्रवेश के साथ ही सहायक प्रधानाध्यापक के लिए पात्र छात्रों की होगी। और तीसरी कैटेगरी उन छात्रों की होगी जो केवल पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है, इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निजी क्षेत्र में किस स्पेस कंपनी ने अपने विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है? स्पेस एक्स, स्काई क्रीपर एरोस्केप, इसरो या स्काईरूट एरोस्केप। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्काईरूट एरोस्पेस। अब हम लोग इसको भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अंतरिक्ष के क्षेत्र से संबंधित हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी एवं रॉकेट प्रक्षेपण करने वाली देश की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक बड़ी उपलब्धि उस समय प्राप्त की जब वह अपने विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण 28 मार्च 2024 को किया। और इससे पूर्व स्काईरूट एरोस्केप द्वारा 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से ही एक परीक्षण उड़ान के तहत अपने विक्रम एस रॉकेट के जरिए 83 किलोग्राम वजन के 3 पेलोड्स को 81 किलोमीटर ऊंचाई की दूरी पर सब ऑर्बिट में ले जाया गया था। तो इसका एक उन्नत संस्करण का अभी परीक्षण किया है। ठीक है, स्काईरूट एरोस्केप के इस परीक्षण से भारत में एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई है। अपने विक्रम रॉकेट के जरिए ही इस वर्ष 2024 के अंत तक एक उपग्रह को निचली कक्षा में स्थापित करने की स्काईरूट एरोस्पेस की योजना है। स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम रॉकेट का नामांकन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर जहां किया गया है, वहीं इसके दूसरे चरण को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 250 नाम दिया गया है। स्काईरूट एरोस्पेस के सह संस्थापक एवं सीईओ का नाम है पवन कुमार चंदना। तो ये भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसरो के अलावा आप नहीं सुनते थे कि किसी एजेंसी ने रॉकेट को या फिर उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया। तो ये पहली निजी क्षेत्र की कंपनी, जैसे अमेरिका में आपने नासा को तो सुना है लेकिन स्पेस एक्स का नाम सुना है एलन मस्क का। तो एलन मस्क जो है निजी कंपनी है। तो उसी तरह भारत में ये स्टार्टअप के थ्रू ये विकसित करने की तैयारी भारत सरकार द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के यानी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग जारी करने वाली संस्था क्यूएस कहाँ स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या बर्लिन? तो यह जो क्यूएस है यह लंदन में स्थित है। हाल ही में इसने कोई रैंकिंग जारी की है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं, जिसमें भारत के भी कुछ विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। विषयों के आधार पर क्यूएस ने वर्ष 2024 की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग अप्रैल 2024 में जारी की। इसमें 5 प्रमुख क्षेत्रों में 55 विषयों के लिए वैश्विक रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग में 1559 शैक्षणिक संस्थान शामिल है जिनमें भारत के 69 विश्वविद्यालयों, पिछले साल अपनी सूची में 66 और इस बार 69 विश्वविद्यालय ने जगह बनाई है। 1559 में भारत के 69 यूनिवर्सिटीज़ ने जगह बनाई है। इसमें सर्वोच्च जो स्थान है वह 20वां स्थान प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय जेएनयू है, यानी 1559 में 20वें रैंकिंग पे भारत का जेएनयू है। जेएनयू को यह रैंक विकास अध्ययन यानी डेवलपमेंट स्टडीज में प्रदान की गई है। चूँकि 55 विषयों में यह रैंकिंग जारी की गई है, 1559 इंस्टीट्यूट है, तो उसमें विकास अध्ययन के क्षेत्र में जेएनयू को 20वां स्थान प्राप्त है। चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को दंत चिकित्सा अध्ययन श्रेणी में विश्व स्तर पर 24वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में आईआईएम अहमदाबाद को
25वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं IIM बेंगलोर व IIM कोलकाता को शीर्ष 50 स्थानों में जगह बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। विषयों की दृष्टि से श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों या संस्थानों की QS रैंकिंग 2024 में 1559 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को जगह मिली है? तो भारत के 69 विश्वविद्यालयों को जगह मिली, अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा। और आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें आपको दिया गया है कि भारत के कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस 1559 में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है QS रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वोच्च संस्थान निम्न में से कौन है? तो JNU को मिला था। इन 1559 में जो भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है वो JNU। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। QS की रैंकिंग रिपोर्ट में अकादमिक शोध की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अकादमिक शोध की दृष्टि से भारत को विश्व में चौथा बड़ा देश QS रैंकिंग की इस रिपोर्ट में बताई गई है। QS के अनुसार 2017 से 22 के दौरान भारत में होने वाले शोध में 54% की वृद्धि हुई है और इस अवधि में भारत में 13 लाख अकादमिक पत्र जहां जारी किए गए हैं, जबकि चीन में 45 लाख, अमेरिका में 44 लाख और ब्रिटेन में 54 लाख। यानी पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन और चौथे नंबर पर भारत का स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा सौदे के तहत भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप किस देश को सौंपी है? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। कई सालों से डील चल रही थी और फिलीपींस वह देश है जिसे भारत ने पहली कोई ब्रह्मोस मिसाइल किसी देश को बेची है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इंपॉर्टेंट, वैसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं एक्सप्लेनेशन से कवर किया हूँ। ठीक है, इसके बारे में जाना बहुत जरूरी है। रक्षा निर्यातों के क्षेत्र में भारत को बल अप्रैल 2024 में उस समय मिला जब भारत ने फिलीपींस के साथ किए गए एक सौदे के तहत ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला सेट 19 अप्रैल को उसे सौंपा। फिलीपींस पहला देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 2,966 करोड़ का सौदा भारत के साथ जनवरी 2022 में किया था। फिलीपींस रूस के सहयोग से भारत द्वारा निर्मित सुपरसोनिक क्रूज इन मिसाइलों को दक्षिण चीन सागर पर तैनात करेंगे। चूँकि ब्रह्मोस भारत और रूस की मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल है तो उसे खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश है। भारत और रूस को छोड़कर फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला पहला ही देश है। फिलीपींस के बाद अब अर्जेंटीना, वियतनाम सहित लगभग दर्जन भर देश ब्रह्मोस को खरीदने हेतु अपनी रुचि दिखा चुके हैं। और फिलीपींस कहाँ लगाएगा? तो दक्षिण चीन सागर में। उसको चीन के साथ टकराव होते रहती है तो वहाँ अपने सुरक्षा के लिए भारत से बना ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करेगा। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय तंत्र की 19वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? तो यह चीन के बेजिंग में संपन्न हुई है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जून 2022 में हुए तनाव के पश्चात, आपको याद ही होगा गलवान घाटी की झड़प, बातचीत के जरिए गतिरोध समाप्त करने तथा सेनाओं की वापसी का मुद्दा 4 वर्षों से नहीं निपटाया जा सका है। इस मामले में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की तो बैठक होती ही है, एक तरफ कोर कमांडर की बैठक होती है और एक तरफ भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय समिति की भी बैठक बार बार होती रहती है। तो कोर कमांडर की 21वीं बैठक जहां 19 फरवरी 2024 को नियंत्रण रेखा पर संपन्न हुई थी, वहीं डिप्लोमेटिक स्तर पर भी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 19वीं बैठक 27 मार्च 2024 को बीजिंग में संपन्न हुई। ये डिप्लोमेटिक बैठक है और कोर कमांडर की जो बैठक होता है वो डिफेंस लेवल पे होती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बैठक के बावजूद 4 साल हो गए लेकिन इसे अभी तक सुलझाया नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ष 2023 की सिविल सेवा परीक्षा में निम्न में से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 2023 की जो सिविल सेवा की परीक्षा था जिसका फाइनल परिणाम निकला है तो उसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं तस्वीर में भी आदित्य श्रीवास्तव जो कि लखनऊ के हैं। वर्ष 2023 की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम संघ लोक सेवा यानी UPSC ने 16 अप्रैल 2024 को जारी किए। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 1016 अभ्यर्थियों को केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु संस्तुति आयोग द्वारा की गई है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में पहले 25 में 10 महिलाएं हैं, जबकि शीर्ष 5 में 2 महिलाओं ने
स्थान बनाया है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने इस वर्ष परीक्षा में सर्वाधिक 1099 अंक, जिसमें साक्षात्कार में इन्हें 200 मिला और लिखित परीक्षा में 899 अंक मिला। टोटल 1099 अंक इन्होंने प्राप्त किए और सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ठीक है, आप देख सकते हैं टॉप 10 की सूची। आदित्य श्रीवास्तव प्रथम, अनिमेश प्रधान, फिर डोनुरू अनन्या रेड्डी, पीके सिद्धार्थ रामकुमार, रूहानी, सृष्टि दबास, अनमोल राठौर, आशीष कुमार, नौशीन और ऐश्वर्यम प्रजापति। ये टॉप 10 हैं जो 2023 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रिका टाइम की विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वर्ष 2024 की सूची में कितने भारतीयों को स्थान दिया गया है? तो इस बार दोस्तों 2 भारतीयों को स्थान दिया गया है। कौन कौन है? तो इसमें एक बार देख लेते हैं। अमेरिकी टाइम पत्रिका ने विश्व भर में ऐसे 100 चुनिंदा लोगों की वर्ष 2024 की अपनी सूची अप्रैल में जारी की, जिन्होंने अपने कार्यों से प्रभाव डाला है। टाइम पत्रिका की विश्व की सबसे प्रभावशाली लोगों की 2024 की सूची में 2 भारतीयों के अतिरिक्त भारतीय मूल के 6 लोगों ने भी स्थान बनाया है। भारतीय जो ओरिजिनलिटी पूरे तरह भारतीय हैं उन वैसे 2 लोग हैं, और भारतीय मूल के वैसे लोग जो विदेशों में बस चुके हैं वैसे 6 लोगों ने स्थान बनाया। तो सूची में शामिल जो भारतीय 2 लोग हैं उनमें ओलंपिक पदक विजेता पहलवान जो है साक्षी मलिक ने, और जो अभिनेत्री है स्टार अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये 2 लोगों ने जगह बनाई है। वहीं जो 6 भारतीय मूल के जो नागरिक है वो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अमेरिका ऊर्जा विभाग में लोन प्रोग्राम ऑफिस के डायरेक्टर जिगर शाह, भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेत्री देव पटेल, येल विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमी व फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर प्रियवंदा नटराजन, और छठे हैं लंदन में दार्जिलिंग एक्सप्रेस के नाम के रेस्टोरेंट ऑनर व कुक बुक और तथा बुक लेखक अस्मा खान शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। टाइम की विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से किस भारतीय ने अपना स्थान बनाया है? गौतम अडानी, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, बी और सी दोनों। तो आलिया भट्ट और साक्षी मलिक दोनों ने ही अपना स्थान बनाया है। आप पिक्चर में भी उनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की विश्व जनसंख्या की स्थिति पर जारी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी होने की अनुमान लगाया गया? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 77 साल में, आने वाले 77 साल में भारत की जो जनसंख्या है वह डबल हो जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत अभी 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें इतनी डेंसिटी के कारण मतलब प्राकृतिक संसाधन पर कितना बोझ पड़ा है। अब आने वाले 77 सालों में ये जनसंख्या डबल हो जाएगी, यानी हम लोग 280 करोड़ की जनसंख्या हो जाएंगे। सोचिए आप। तो इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और हम लोग देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो UNFPA की विश्व जनसंख्या की स्थिति पर 2024 की रिपोर्ट जो है वो अप्रैल माह में जारी हुई। भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक 1.44 बिलियन यानी 144 करोड़ है। इसमें बताई गई है कि अगले 77 वर्षों में यह दुगनी होने के अनुमान व्यक्त किया गया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की जो जनसंख्या है वो 142.5 करोड़ है। भारत की जनसंख्या जो 144 करोड़ है बताने के साथ ही इसमें बताया गया है कि 68% जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का भी 144 करोड़ की जनसंख्या है उसका 68% जनसंख्या जो है वो 15 से 64 वर्ष के आयु के बीच का है तथा 7% 65 वर्ष व उससे अधिक की है, जबकि 24% जनसंख्या जो है 8 से 14 वर्ग के आयु की है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा भारत में 71 वर्ष व महिलाओं की 74 वर्ष बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु में काफ़ी गिरावट आई है, जो अच्छी बात है। विश्व भर में होने वाली ऐसी मौतों का 8% ही रह गया है। एक अन्य रिपोर्ट के हवाले से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 640 जिलों में हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चला है कि लगभग 1/3 जिलों में मातृ मृत्यु दर को कम करने का सतत विकास का जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त किया जा चुका है, यानी 640 में से 1/3। इसमें प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर प्रजनन के दौरान महिलाओं की मृत्यु मात्र 1000 में 70 से भी कम हो चुकी है। चूँकि
किंतु 114 जिलों में यह अभी भी 210 या उससे अधिक बनी हुई है, जो कि चिंता का विषय है। धीरे धीरे उसे भी कम किया जाएगा। इस पॉइंट को आप ये लोग याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के आयु के बीच की है? तो अभी हमने देखा 68% जनसंख्या इसके बीच में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर विश्व भर में होने वाली ऐसी मौतों का कितना प्रतिशत है? तो विश्व भर में ऐसी जो मौतें होती है उसका 8% भारत में होता है, क्योंकि जनसंख्या भी भारत में ही ज़्यादा है। सांगला जिला के एक छोटे कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मार्च 2024 में मिला। यह कस्बा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या गुजरात? तो यह महाराष्ट्र में है। मीरज में सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा 300 वर्षों से अधिक पुरानी है। केंद्र सरकार के भौतिक संपदा कार्यालय ने 30 मार्च को मीरज म्यूजिकल इंस्टीट्यूट क्लस्टर को सितार के लिए और सोल्ट्यून म्यूजिकल इंस्टीट्यूट प्रोड्यूसर्स फर्म को तानपुरा के लिए जीआई टैग दिया है। यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सुरक्षा बलों ने 16 अप्रैल 2024 को किस राज्य में एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया? तो यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। हमले में इनामी जो नक्सली है कमांडर शंकर राव को भी मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही 3 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। संगीत नाटक अकादमी ने 9 से 17 अप्रैल 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में 7 अलग अलग शक्तिपीठों में मंदिर परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए किस शीर्षक से संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया? तो इस शीर्षक का नाम था शक्ति उत्सव। शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में किया गया। कहाँ हुआ? तो उद्घाटन कामाख्या मंदिर में किया गया। यह उत्सव कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर, त्रिपुरा के त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, गुजरात के अंबाजी मंदिर, झारखंड के जय दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर में मनाया गया। समापन उज्जैन, मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में शक्तिपीठ है माँ हरसिद्धि मंदिर में 17 अप्रैल को इसको समापन किया गया। तो उद्घाटन कामाख्या असम और समापन उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, और कौन सा? तो शक्ति उत्सव। हाल ही में फ्रैंकफर्ट के पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत में सर्वश्रेष्ठ तथा विश्व में 36वें हवाई अड्डे का अवार्ड 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड को एयरपोर्ट इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाता है। भारत में दिल्ली को 36वां स्थान, उसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट को 59वां, हैदराबाद एयरपोर्ट को 61वां और गोवा एयरपोर्ट को 92वां स्थान प्राप्त है। मुंबई को जहां 55वां स्थान प्राप्त है। तो विश्व में प्रथम स्थान जो किसे प्राप्त हुआ? तो दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहला तथा सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। और भारत में प्रथम कौन रहा? तो दिल्ली एयरपोर्ट, दूसरे स्थान पर बेंगलुरु। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में किस देश द्वारा लाए गए प्रस्ताव को अमेरिकी वीटो के चलते फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव खारिज हो गया? तो यह प्रस्ताव किस देश ने लाया था? तो यह प्रस्ताव अल्जीरिया ने लाया था। अल्जीरिया के लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो किया। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने वाला प्रस्ताव अप्रैल 2024 में एक बार पुनः उस समय रद्द हो गया जब 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। सुरक्षा परिषद में इसके लिए अल्जीरिया द्वारा लाया गया प्रस्ताव 18 अप्रैल को हुए मतदान में 12 फिलिस्तीन के पक्ष में पड़े। वहीं 2 सदस्य देश ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने मतदान में भाग नहीं लिया, किंतु अमेरिका द्वारा वीटो कर दिए जाने के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो गया। आपको पता ही होगा सुरक्षा परिषद का पावर जो वीटो वाले कंट्री है। फिलिस्तीन को विश्व के लगभग 140 देशों ने एक देश के रूप में मान्यता दी हुई है, तथापि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ण सदस्य वह नहीं बन सका है, क्योंकि इजराइल का दबाव रहता है और उसके कारण अमेरिका हमेशा इस पर वीटो लगाते रहता है। इजराइल को 1947 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गई थी। यह दूसरा अवसर है जब यूनाइटेड नेशन की सदस्यता पाने में फिलिस्तीन का जो प्रस्ताव है वो रद्द हो गया। इससे पूर्व 2011 में भी ऐसा प्रयास किया गया था। फिलिस्तीन को इस वैश्विक संगठन में गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक का दर्जा 2012 से प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में
यूनाइटेड नेशन संघ में है फिलिस्तीन। यह दर्जा फिलिस्तीन को इस संस्था की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति तो प्रदान करता है, किंतु वह यूएन में लाए गए प्रस्तावों को मतदान का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। फिलिस्तीन के अतिरिक्त वेटिकन सिटी को यह दर्जा, गैर सदस्य पर्यवेक्षक का जो दर्जा है वह संयुक्त राष्ट्र संघ में प्राप्त है। किसको? तो वेटिकन सिटी को और फिलिस्तीन को। मात्र 2 देश है, आपको यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 2025 से 30 के 5 वर्षों के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किस भारतीय का चुनाव पुनः किया गया है? तो यह है जगजीत पवाडिया। जगजीत जो पवाडिया है, इन्हें 25 से 30 के लिए 5 वर्ष के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई है। कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB में की अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 5 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। इसके लिए हुए गुप्त मतदान में सुश्री पवाडिया को 53 में से 41 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 30 मत ही मिले। ठीक है। ज्ञात है कि 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है, जो कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार आदि से संबंधित गतिविधियों से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा? तो पिछला वर्ष 2023 जो था वो सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा, लेकिन अभी जो हम लोग गर्मी का फील कर रहे हैं, देखिएगा अगले वर्ष 2024 इससे भी ज़्यादा गर्म वर्ष रहेगा। तो आने वाले में वर्षों में गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। WMO ने मार्च 2024 में जारी अपने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि 2023 रिकॉर्ड अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें वैश्विक औसत सतह तापमान पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.5 डिग्री सेल्सियस था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आकलन में पिछले 174 वर्षों के रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष 2016 अब तक था, जो कि अब दूसरे स्थान पर चला गया है। ठीक है। हाल ही में जारी UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व भर में लगभग कितने लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है? तो यह रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के लगभग 78.3 करोड़ लोग पूरे साल में भूखे पेट रात को सोने पे मजबूर है। इस रिपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंटेंट यहाँ से बनते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस एक्सप्लेनेशन को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जो भी एक्सप्लेनेशन है जो दोस्तों, केवल प्रश्न तो होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कई सवालों के जवाब भी छुपे होते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ उनको MCQ के माध्यम से क्वेश्चन बना सकूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पॉइंट छू जाते हैं जिसे मैं एक्सप्लेनेशन में ऐड करता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। विश्व भर में 78.3 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोने के मजबूर है। इसका विस्तृत आकलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की जो शीर्षक से जारी यह रिपोर्ट 28 मार्च को विश्व भर में जारी की गई। वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में 2022 के आंकड़ों पे आधार पर, मतलब 2022 तक के आंकड़े लिए गए और उस आधार पर बताया गया है कि वर्ष 2024 में विश्व भर में 1.05 मिलियन टन खाना बर्बाद किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति 69 किलोग्राम खाना बर्बाद किया जाता है। विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसमें हर व्यक्ति पूरे साल भर में 79 किलोग्राम खाना बर्बाद करता है। खाने की बर्बादी के मामले में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्ष 2024 की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट में इस तरह की दूसरी रिपोर्ट है। ऐसी पहली रिपोर्ट 2021 में जारी हुई थी। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इन टॉपिक को। हाल ही में जारी UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व भर में कितना खाना बर्बाद हुआ? तो 1.05 मिलियन टन। UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति कितना खाना बर्बाद किया गया? तो 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न, UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय परिवार वर्ष 2024 में कितना खाना बर्बाद किया? तो भारतीय परिवारों ने भी खाना बर्बाद किया और भारत ने पूरे वर्ष में 78.2 मिलियन टन खाना इन पूरे वर्षों में बर्बाद किया है। ठीक है। भारत के संबंध में
वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में भूख से प्रभावित जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होने के बावजूद भारतीय परिवार वर्ष में 78.2 मिलियन टन खाना बर्बाद करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस प्रकार देश में प्रति व्यक्ति जो खाना बर्बाद है वो प्रति विश्व में वैश्विक स्तर पर जहां 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में यह 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाना बर्बाद किया जाता है। भारत में भी भोजन की बर्बादी शहरों की तुलना में गाँव में कम बताया गया है, मतलब शहर के लोग ज़्यादा खाना बर्बाद करते हैं। वर्ष 2022 में दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी में सबसे कम भूटान में है। यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 19 किलो खाना ही बर्बाद करते हैं, तथा सबसे अधिक जो है वो मालदीव में है। हमारे यहाँ जहाँ 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, वहाँ मालदीव में 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इससे कम पाकिस्तान में यह 130 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तथा अफगानिस्तान में 127 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाने की बर्बादी होती है। दोस्तों, आपको खाना बर्बाद नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है कि प्रति व्यक्ति कितना खाना प्रति वर्ष बर्बाद किया जाता है। यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स के अनुसार देश में, अपने देश भारत में प्रति व्यक्ति कितना खाना प्रति वर्ष बर्बाद किया जाता है दोस्तों? तो 55 किलोग्राम प्रति वर्ष खाना प्रति व्यक्ति बर्बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 रॉकेट की उड़ान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया? तो रूस ने यह रॉकेट का सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। रूस के सोवियत काल के प्रोटॉन M रॉकेट का स्थान लेने के लिए विकसित किए गए इस भारी भरकम रॉकेट की उड़ान 11 अप्रैल 2024 को संपन्न की। इस रॉकेट की तीसरी उड़ान थी। इसकी पहली उड़ान जो 2 उड़ानें थी, एक 2014 और दूसरी 2020 में हुई थी। अंगारा परियोजना की शुरुआत रूस में 1999 में की गई थी। अंगारा का यह नामकरण साइबेरिया की एक नदी के नाम पर रखा गया है। कौन? तो अंगारा A5 का सफल उड़ान अभी रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व भर में हेपेटाइटिस से मरने वालों की संख्या कितनी अनुमानित की गई है? 11 लाख, 13 लाख, 15 लाख या 25 लाख? तो 13 लाख लोग 2022 में हेपेटाइटिस से मृत हुए हैं। यह रिपोर्ट भी ज़रूरी है, तो इस रिपोर्ट को भी हम लोग कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। WHO द्वारा अप्रैल में जारी विश्व हेपेटाइटिस सम्मेलन के अवसर पर विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 2022 के बारे में बात कही गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में 187 देशों से प्राप्त किए गए आंकड़ों को आधार बनाया गया है। हेपेटाइटिस से होने वाले मौतों की संख्या 2019 में जहां 11 लाख थी, वहीं 2022 में 13 लाख पहुंच गई है। इस प्रकार लगभग 3500 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन हेपेटाइटिस के कारण दुनिया में होती है। कितनी? तो प्रतिदिन 3500 लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस से होती है दोस्तों। इसके बावजूद रिपोर्ट में आशा व्यक्त किया गया है कि 2030 तक इस रोग को उन्मूलन किया जा सकता है, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2022 में विश्व में 25.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से तथा 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2022 में पीड़ित हुए 22 लाख लोगों में से 12 लाख हेपेटाइटिस बी से तथा 10 लाख हेपेटाइटिस सी का शिकार बने। इस प्रकार विश्व में 6000 से अधिक लोग प्रतिदिन हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं। मतलब 2022 में प्रतिदिन 3500 लोग जहां हेपेटाइटिस से मरते हैं, वहीं प्रतिदिन 6000 लोग हेपेटाइटिस के शिकार होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण में सर्वाधिक 8.3 करोड़ जो मामले हैं वो चीन में थे। यह संपूर्ण विश्व में हेपेटाइटिस मामलों का 27.5% है। यानी पूरे दुनिया में जितने हेपेटाइटिस के मरीज हैं उसमें 27.5% तो अकेले चीन में है। कितना? तो 8.3 करोड़। रिपोर्ट के अनुसार चीन व भारत के साथ साथ बांग्लादेश, इथियोपिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, रूस, वियतनाम सामूहिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी के वैश्विक बोझ का लगभग 2/3 वहन करते हैं। भारत में 2022 में इस संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या कितनी थी? तो 3.53 करोड़ लोग बताई गई है, जो वैश्विक संक्रमण के पीड़ितों की कुल संख्या का 11.6% है। चीन जहां प्रथम स्थान पर है 27.5% के साथ, वहीं भारत
में भी कम नहीं है। 11.6% जो हेपेटाइटिस के बीमार है वो भारत में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न लेते हैं। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस वर्ष तक, ओहो मैंने आंसर भी बोल दिया, 2030 तक होगा दोस्तों आंसर। किस वर्ष तक हेपेटाइटिस रोग से उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा, तो 2030 तक प्राप्त किया जा सकेगा। हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में लगभग कितने लोग प्रतिदिन हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं, तो अभी हमने देखा 6000 लोग प्रतिदिन हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं और 3500 लोग प्रतिदिन मृत घोषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो सही विकल्प देखना है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण में सर्वाधिक 8.3 करोड़ चीन के थे, जो कि विश्व संक्रमण का 27.5% था, तो ये सही है। रिपोर्ट के अनुसार चीन व भारत के साथ साथ बांग्लादेश, इथियोपिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, रूस, वियतनाम सहित हेपेटाइटिस का विश्व बोझ का 2/3 भार वहन करते हैं, तो ये भी सही है। भारत में 2022 में इस संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या 3.53 करोड़ बताई गई है, जो वैश्विक का 11.6% थी, तो ये भी सही है, यानी उपरोक्त तीनों ही कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रमाणित 2022 की बात कही जा रही है। सर्वाधिक आयु यानी 114 वर्ष 10 महीने 2022 में इन्हें गिनीज ऑफ वर्ल्ड के सबसे वृद्ध व्यक्ति माना गया था। 114.10 वर्ष के पुरुष का, जो कि जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया 2 अप्रैल को हो गया। वह किस देश के थे, तो वह थे वेनेजुएला के। वेनेजुएला के ही थे जो सबसे वृद्ध पुरुष, जिनका उम्र 114 वर्ष 10 महीना की उम्र में 2 अप्रैल 2024 को उनका निधन हो गया। उनका नाम था जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, यह वेनेजुएला के थे। ठीक है, 27 मई 1909 को जन्मे पेरेज की 2 अप्रैल 24 को मृत्यु 111 वर्ष और 311 दिन की आयु में हो गई। ठीक है, 18 जनवरी 2022 को स्पेन के सैटर्निनो डे गार्सिया की मृत्यु के बाद से पेरेज अपनी मृत्यु तक दुनिया में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। जुआन विंसेंट पेरेज मोरा के देहांत के बाद अब 2 अप्रैल से ब्रिटिश पुरुष जॉन अल्फ्रेड टिनिसूड विश्व के सबसे अधिक आयु के प्रमाणित जीवित व्यक्ति है, जो कि 11 वर्ष, इनकी उम्र 111 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि दूसरा, जूडिथ सुमीवना तुलुका हाल ही में किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री 1 अप्रैल 2024 को नियुक्त हुई है, तो यह नियुक्त हुई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 4 देशों की नौसेनाओं ने अप्रैल 2024 में दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्री अभ्यास किया? वे देश 4 देश कौन कौन से हैं, तो इन 4 देशों का नाम है फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका के नेतृत्व में 4 देशों के इस अभ्यास को फिलीपींस के आर्थिक क्षेत्र के रणनीतिक समुद्री इलाके में किया गया। इसमें नौसैनिक युद्धपोत व फाइटर जेट शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य तनाव के समय में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसके पीछे चीन और फिलीपींस के बीच जो बढ़ता तनाव है उसमें बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका ने यह युद्धाभ्यास, समुद्री अभ्यास आयोजित किया था, जिसमें फिलीपींस तो था ही, अमेरिका था, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पुस्तक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है सलमान रश्दी। अगस्त 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए घातक चाकू से हमले में मुंबई में जन्मे लेखक की एक आंखों से अंधा कर दिया था और आघात के मानसिक प्रभाव को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए एक चिकित्सक के साथ वह काम कर रहे थे। इसी से संबंधित अपने जो मेमोरी से संबंध पर आधारित इस पुस्तक को उन्होंने लिखा, जिसका नाम है नाइफ यानी चाकू, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ठीक है, अगला प्रश्न, चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई। कब की गई, तो यह की गई है 5 अप्रैल 2024 को। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साल भर में 6 द्वैमासिक मौद्रिक नीति की बैठक होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट में आपको पहली मौद्रिक नीति 3 से 5 तो 5 को हुई, दूसरी प्रस्तावित है 5 से 6 जून को जो कि हो चुकी है, तीसरी 6 से 8 अगस्त, चौथी 7 से 9 अक्टूबर, पाँचवीं 4 से
6 दिसंबर और छठी जो है 5 से 7 फरवरी के बीच होगी। और इस मौद्रिक नीति की द्वैमासिक सीमा की समीक्षा में इस बार भी जो है वो दरें जो है वो अपरिवर्तित रही है और ये लगातार 7वीं बार है जो है वो द्वैमासिक मौद्रिक नीति में आरबीआई ने सभी दरों को सेम बनाए रखा है। रेपो आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति में आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो दर में कोई परिवर्तन न किए जाने का निर्णय लिया है। तो ये लगातार 7वीं बार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय शेयर बाजार में कितनी राशि आईपीओज द्वारा प्राथमिक बाजार से कंपनियों द्वारा जुटाए गए? तो इस वर्ष रिकॉर्ड 61,915 करोड़ रुपये शेयर बाजार से आईपीओज द्वारा जुटाए गए। देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार वर्ष रहा। प्राइम डाटा बेस के आंकड़ों के अनुसार संदर्भित वर्ष यानी 2023-24 में कुल 76 कंपनियों के आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आए तथा इन आईपीओज के जरिए 61,915 करोड़ की राशि कंपनियों द्वारा जुटाए गए। ये आंकड़े याद रखिएगा दोस्तों। 76 कंपनी आईपीओ के द्वारा शेयर मार्केट में प्रवेश किए और इन्होंने कुल उगाही की 61,915 करोड़ रुपया। पूर्व वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में जहां 37 आईपीओज के द्वारा 52,116 करोड़ उगाए गए थे, इसी प्रकार 19% की वृद्धि आईपीओ के द्वारा इस वर्ष की गई है, यानी उगाही में 19% की वृद्धि हुई है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष यानी 24-25 जो भी चल रहा है में लगभग 1 लाख करोड़ आईपीओज के जरिए कंपनियों द्वारा जुटाए जाने की संभावना इन्वेस्टर्स बैंकर्स ने व्यक्त की है। यानी 2023-24 में जो पैसा था उससे 52,116 था, जो 24-25 में 61,915 हो गया, वो 24-25 में 1 लाख करोड़ की संभावना है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। प्राइम टाइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष 2024-25 में लगभग कितनी राशि आईपीओ के जरिए कंपनियों द्वारा जुटाए जाने की संभावना इन्वेस्टर्स बैंक द्वारा की गई है? तो 1 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते वर्ष 2023-24 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ने कितनी धनराशि का निवेश भारतीय शेयर बाजार में किया? तो इन्होंने 2.08 लाख करोड़ भारतीय शेयर मार्केट में निवेश किया। भारत में शेयर मार्केट की मजबूती के चलते बीते वित्तीय वर्ष यानी 23-24 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2.08 लाख करोड़ का निवेश भारतीय शेयर बाजार में किया, जबकि उससे पूर्व 2023-24 में निवेशकों द्वारा मात्र 37,632 करोड़ का ही निवेश भारतीय शेयर में किया गया। तो देखिए कितना जंप आया, लगभग 7 गुना का जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 के अंत तक भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष अपनी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जो कितना है? तो 645 अरब डॉलर। 2023-24 के अंत में आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा कोष रिकॉर्ड स्तर पर रहा। 2023-24 के अंतिम 6 सप्ताहों में लगातार वृद्धि के चलते भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 2024 के अंत में 645.583 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पहुंच गए थे। एक वर्ष पूर्व मार्च 2023 के अंत में यह 578 अरब डॉलर का ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार का जो चार्ट है वो किस तरह से बढ़ा हुआ है। 31 मार्च 2023 से लेकर 29 मार्च 2024 में 578 से 645। वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना रहा? तो 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपया का रक्षा क्षेत्र में निर्यात किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ से एक्सप्लेनेशन बनता है दोस्तों। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल को एक पोस्ट में बताया कि भारत ने पहली बार 2023-24 में 2.63 अरब डॉलर यानी 21,083 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है, जो 13-14 की तुलना में 31 गुना है। रक्षा मंत्री के अनुसार पूर्व वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में रक्षा निर्यात 18,920 करोड़ का ही था। इस प्रकार रक्षा निर्यात में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ के रक्षा निर्यातों में 60% योगदान निजी क्षेत्र का तथा 40% योगदान डीपीयूएस का बताया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के अनुसार भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद भेजकर यह चमत्कारी लक्ष्य प्राप्त किया है, जिनमें रूस,
संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, इजराइल, ये सारे देश शामिल है। तो भारत ने पिछले वर्ष 23-24 में 21,083 करोड़ का रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2024 को जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल निर्यात कितना रहा? तो भारत ने 776 अरब डॉलर का निर्यात किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल आयात कितना रहा? तो आयात रहा 854 अरब डॉलर का और निर्यात रहा 776.68 डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अब आयात निर्यात को माइनस कर दीजिए तो व्यापारिक घाटा कितना रहा? पिछले वस्तुओं एवं सेवाओं के संयुक्त व्यापार में भारत का व्यापारिक घाटा कितना रहा? तो 78.12 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की अप्रैल 2024 में जारी साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट 2024-25 में भारत में वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 2024-25 में भारत में जो वृद्धि दर है वो 6.6% रहने का अनुमान विश्व बैंक ने किया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का जो वैश्विक संगठन है उसने क्या व्यक्त की है। एक तरफ आप देख सकते हैं पूर्व का जो अनुमान क्या था और भारत की विकास दर को देखकर उन्होंने अपने विकास दर को संशोधित भी किया। ये पूर्व का है और ये अप्रैल में उन्होंने संशोधित किया है। ठीक है, तो विश्व बैंक ने 6.6% रखा है 24-25 में, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 7% रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6.8%, मूडीज़ ने 6.1%, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने 6.8% और भारतीय रिजर्व बैंक ने 7% का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यही बातें इसमें एक्सप्लेनेशन में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024 के मुताबिक विश्व में कुल कितने अरबपति है? तो 2024 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अरबपतियों की संख्या पहुंच गई है 2781। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के अरबपतियों यानी बिलियनियर्स की सूची प्रतिवर्ष जारी की जाती है। 2024 की ऐसी 38वीं वार्षिक रिपोर्ट जो है जारी की गई, जिसमें विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या जो है 2781 बताई गई है। 2781 अरबपतियों की यह संख्या पिछले वर्ष तुलना में 141 अधिक है। जहां पिछले वर्ष 2640 लोग अरबपतियों की संख्या थी, वही इस साल बढ़कर 2781 हो गई है। और इन कुल 2781 जो अरबपति है, इनमें सर्वाधिक जो अरबपति है वो अमेरिका में हैं। 813 अमेरिकी जो अरबपति है, जो पिछले वर्ष 735 था। दूसरे स्थान पर चीन का आता है, जो पिछले वर्ष वहाँ अरबपतियों की संख्या 495 थी, वह इस वर्ष हो गई है 473, यानी वहाँ अरबपतियों की संख्या में गिरावट आई है। तीसरे स्थान पर कौन है जी? तो तीसरे स्थान पर भारत अपना बरकरार रखा है। पिछले साल यहाँ अरबपतियों की संख्या जहाँ 169 थी, वही बढ़ के अब 200 हो गई है। 200 अरबपति भारत में निवास करते हैं। और भारत की सूची में 25 ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली बार अरबपति की सूची में शामिल किया गया है। फोर्ब्स की इस वर्ष की अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर जो सबसे धनी व्यक्ति है वो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नल्ड का है, जिसकी संपत्ति कुल मूल्य 233 अरब डॉलर आकलित किया गया है। पिछले 2 वर्षों से स्पेस एक्स के एलन मस्क विश्व के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन उन्होंने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नल्ड ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। और विश्व के 10 अरबपतियों में भारत के मुकेश अंबानी भी शामिल है और उनका स्थान 116 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वो विश्व में 9वें स्थान पे है और कई वर्षों से वो टॉप 10 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुने होंगे तो आपको याद होगा। फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 की अरबपतियों की सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? तो अमेरिका में है। यहाँ देख सकते हैं अमेरिका में 2024 में 813, चीन में 473, भारत में 200, चौथे स्थान पर जर्मनी है, वहाँ 132 अरबपति है, रूस में 120 अरबपति है। ठीक है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 के अरबपतियों की सूची में विश्व में सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नल्ड जो है वो सबसे धनी व्यक्ति है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर पे बर्नार्ड अर्नल्ड 233 अरब डॉलर, 2 नंबर पर एलन मस्क है 195, जेफ बेजोस जो अमेरिका अमेजन के जो संस्थापक है वो 194, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के है वो 177, लैरी एलिसन अमेरिका की जो 141, वारेन बफेट 133, स्टीव बॉमर
अमेरिका के 121, मुकेश अंबानी भारत के 111 और लैरी पेज अमेरिका के 114। ठीक है, तो ये टॉप 10 है। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024 के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। ये लगातार कितने वर्ष से बने हुए हैं? तो ये लगातार 17वां वर्ष है जो वह शीर्ष पर बने हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के अरबपतियों की सूची आप देख सकते हैं। तो सबसे 1 नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे, ये भारत की रैंकिंग है, ये वैश्विक रैंकिंग है और ये उनकी संपत्ति है। तो वैश्विक रैंकिंग पे 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी जो भारत में प्रथम है। गौतम अदानी जो भारत में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति है, वो वैश्विक रैंकिंग उनकी 117वीं है, 17। और तीसरे नंबर पर शिव नाडार है, वो 39वें नंबर पर है वैश्विक रैंकिंग पे। 4 नंबर पर सावित्री जिंदल, 5 नंबर पर दिलीप सिंघवी, 6 नंबर पर साइरस पूनावाला, 7 नंबर पर कुशल पाल सिंह, 8 नंबर पर कुमार मंगलम बिरला, 9 नंबर पर राधाकृष्ण दमानी और 10वें नंबर पर लक्ष्मी मित्तल। ठीक है, इनका संपत्ति भी इधर दिया गया है। फोर्ब्स सूची 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने अरबपति है? तो भारत में अरबपतियों की संख्या 200 है। पिछले वर्ष कितनी थी? 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2023 के मुताबिक भारत के 2024 के मुताबिक भारत के अरबपतियों की वैश्विक रैंक का कौन सा मिलान गलत है? तो दोस्तों हमने चार्ट देखा था, उसमें भारत विश्व में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। गौतम अदानी जो दूसरे नंबर पर भारत में, वो वैश्विक स्तर पर 17वें स्थान पर सही है। शिव नाडार भारत में तीसरे स्थान पर है, वैश्विक स्तर पर 39वें स्थान पर सही है। सावित्री जिंदल भारत में चौथे स्थान पर है और वैश्विक में 46वें रैंकिंग पर है। तो सभी सही है, सभी सुमेलित है। यहाँ पे एक बार फिर से चार्ट को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार 23-24 के केंद्र सरकार का जीएसटी संग्रह कितना रहा? यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा? तो 20 लाख करोड़। दोस्तों 20 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह रहा पिछले वित्तीय वर्ष में। और जो पूर्व वर्ष 2023-24 है उसकी तुलना में यह 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। 20.14 करोड़ इस वर्ष जो हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने के पश्चात यह पहला अवसर है जब किसी वित्तीय वर्ष में जीएसटी संग्रह 20 लाख के आंकड़े को क्रॉस किया, यानी रिकॉर्ड उगाही हुई है। किसी एक माह में जीएसटी का सर्वोच्च जो संग्रह है वो अप्रैल 2023 में हुआ था, 1.87 लाख करोड़ रहा था। ठीक है, तो सर्वाधिक जीएसटी संग्रह इस वर्ष हुआ 2023-24 में 20.14 लाख करोड़ रुपया। और उसी तरह सर्वाधिक जो मंथली है वो 2 अप्रैल 2023 बना हुआ है, जहां एक मंथ में 1.87 लाख करोड़ रुपये का उगाही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2023-24 में केंद्र सरकार के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो अभी मैंने देखा 11.7% सही है। नेक्स्ट, इरेडा IREDA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों व ऊर्जा संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता व अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली यह सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनी है। इसे मिनी रत्न कंपनी का दर्जा अभी तक प्राप्त था। अप्रैल 2024 में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इससे देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई है? 17 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो यह बनाए गए हैं संतोष कुमार झा। भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS के संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कब से? तो 1 अप्रैल 2024 से। और वह किनका स्थान लिए हैं? तो संजय गुप्ता का स्थान उन्होंने लिया। आप पिक्चर में देख सकते हैं संजय कुमार झा की तस्वीर। यहाँ पे आपको दिया गया नियुक्तियाँ जो इस महीने में नियुक्तियाँ हुई हैं, तो एक बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख बनाए गए हैं संतोष कुमार झा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है प्रोफेसर सच्चिदानंद मोहंती को। एसोचैम का अध्यक्ष 2024-25 के सत्र के लिए बनाया गया संजय नागर को। आप दोस्तों इनको ना अपने किसी रिलेटिव के नाम से अटैच करने की कोशिश करें। आपके कोई दोस्त या मित्र, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी कोई हो जिनका नाम संजय नायर हो, तो उनको लगेगा दिमाग में याद रखने के लिए वो एसोचैम के मतलब अध्यक्ष है। ठीक है,
वहीं आपका कोई दोस्त मित्र, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची दिनेश उनका नाम हो तो उन्हें भारतीय नौसेना का प्रमुख बना दीजिएगा। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख चुने गए हैं, ठीक है, उन्हें बनाया गया है। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो नलीन प्रभात को, नलीन प्रभात एनएसजी प्रमुख। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो सदानंद वसंत दाते, सदानंद वसंत दाते एनआईए प्रमुख है। एसपीजी विशेष सुरक्षा समूह, एसपीजी के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वह एस सुरेश को बनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के सदस्य 3 वर्ष के लिए अप्रैल 2022 में नियुक्ति किनकी हुई है? तो अभी हमने देखा प्रोफेसर सच्चिदानंद मोहंती की नियुक्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यूजीसी के सदस्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मोहंती। कोंकण रेलवे के तो संतोष कुमार झा। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सत्र 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष निम्न में से किन्हें चुना गया है? तो मैंने बोला था अपने दोस्तों में से किसी को रिपीट करिए। तो संजय नायर जो है एसोचैम के अध्यक्ष चुने गए हैं। सोरीन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर को 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। किसका? तो एसोचैम का। यह किनका स्थान लिया है? तो स्पाइसजेट के अजय सिंह का स्थान उन्होंने लिया है। आप फोटो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख चुना गया है? दोस्तों मैंने बोला था आपके नाना नानी, चाचा चाची, फूफा फाफी, काका काकी में कोई अगर संजय दिनेश है तो उनका नाम रख दीजिएगा भारतीय नौसेना के नए प्रमुख। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चुने गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत, इसको वीडियो को पॉज करके उनके बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले आप चार्ट देख लीजिए, आप रिपीट करते जाइए। अगला एक बार दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख जो चुने गए हैं वो 30 अप्रैल 2024 से बने हैं। इस पद पर वे एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नौसेना की पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 4 जनवरी 2024 से नौसेना के उप प्रमुख चुने गए थे। मैंने ठीक है। सैनिक स्कूल रीवा व एनडीए खड़गवासला के पूर्व छात्र दिनेश कुमार त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को नौसेना में शामिल हुए थे। नौसेना में रहते हुए आईएनएस विनाश किर्च त्रिशूल के कमांडर वह रह चुके हैं। तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी तो नहीं, नलीन प्रभात तो नहीं, तो सदानंद वसंत नलीन प्रभात जो है वो एनएसजी के प्रमुख चुने गए हैं। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी नलीन प्रभात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड के प्रमुख अप्रैल में चुने गए हैं। और इससे पहले वो सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक थे। एनएसजी के महानिदेशक पद पर उनका कार्यकाल, उनकी सेवानिवृत्ति जो है 31 अगस्त 2028 तक बनी रहेगी। तो एनएसजी के प्रमुख कौन चुने गए हैं? नलीन प्रभात। और भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एनएसजी के प्रमुख नलीन प्रभात। अब देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के प्रमुख सदानंद वसंत दाते और एसपीजी के अतिरिक्त महानिदेशक एस सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, हाल ही में किसे एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख चुना गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी तो नहीं, क्योंकि ये कौन है? नौसेना के प्रमुख है। नलीन प्रभात तो नहीं, ये एनएसजी के प्रमुख है। सदानंद वसंत दाते, हाँ यही है एनआईए प्रमुख। ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के सदानंद वसंत दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख 1 अप्रैल 2024 से बनाए गए हैं। इस पद पर वो किनका स्थान लेंगे? तो दिनकर गुप्ता का स्थान उन्होंने लिया है। ठीक है। और वह 31 दिसंबर 2026 तक एनआईए के प्रमुख बने रहेंगे। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, 2028 तक बने रहेंगे। आपको क्या ये प्रमुख एनएसजी के प्रमुख 2028 तक वो बने रहेंगे। कौन? तो नलीन प्रभात। और 2026 तक बने रहेंगे सदानंद वसंत दाते एनआईए प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिए, तो एसपीजी प्रमुख किसे, महानिदेशक किसे चुना गया है? तो एस सुरेश को एसपीजी प्रमुख चुना गया है। देख सकते हैं यहाँ पे केरल कैडर के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, पीयूष आनंद, अनुराग ठाकुर, अभय ठाकुर या नीधु सक्सेना। तो ये चारे नाम नए हैं। तो हम लोग देखेंगे एक नया चार्ट और उसमें सबको देखेंगे। तो
एनडीआरएफ का जो महानिदेशक चुना गया है वो पीयूष आनंद को। भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा मोचक बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक 1 अप्रैल को चुने गए हैं। और उन्हें इससे पहले क्या थे, तो सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक थे और यह लिए हैं अतुल करवाल का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया चार्ट है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का प्रमुख पीयूष आनंद, केंद्रीय जांच ब्यूरो दोस्तों सीबीआई का संयुक्त निदेशक तो अनुराग ठाकुर, म्यांमार में भारत के नए राजदूत अनुराग कुमार सीबीआई प्रमुख, म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर, भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून, लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टियाना जॉर्जीवा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रबंध निदेशक सह सीईओ तो निधु सक्सेना, 16वें वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में मनोज पांडा को जोड़ा गया है। वहीं आईएनसीबी के अध्यक्ष जगदीश पवड़िया, शायद जगदीश पवड़िया वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। हाँ, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों अनुराग कुमार सीबीआई का निदेशक चुने गए हैं, संयुक्त निदेशक। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के संयुक्त निदेशक अप्रैल में चुने गए हैं। ठीक है, और इस नियुक्ति से पूर्व पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में कार्यरत थे। सीबीआई में वह 2027 तक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, म्यांमार में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत होंगे अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के नए राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो हमने देखा था लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त नियुक्त की गई है। आप फोटो में भी देख सकते हैं इनकी तस्वीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए 5 वर्ष हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक निर्वाचित किया गया है, तो यह है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। बुल्गारिया की क्रिस्टीना जॉर्जीवा 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक अप्रैल 2024 में निर्वाचित हुई है। इस पद पर उनका यह दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा। सुश्री जीवा 1 अक्टूबर 2019 से ही इस पद पर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो निधु सक्सेना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का सदस्य के रूप में सरकार ने अप्रैल 2024 में नियुक्त किया, तो एक सदस्य के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज पांडा के बारे में जान लेते हैं। श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग यानी 16वें वित्त आयोग के कौन है, अरविंद पनगड़िया के लिए 4 पूर्वकालिक सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा 31 जनवरी 2024 को की गई थी। नियुक्त किए गए 4 सदस्यों में श्री अजय नारायण झा, एनजी जॉर्ज मैथ्यू, सोम कांति घोष व निरंजन राजाध्यक्ष शामिल थे, किंतु अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राधाध्यक्ष ने यह दायित्व संभालने से इनकार कर दिया। उनके स्थान पर ही जो अर्थशास्त्री मनोज पांडा उनकी नियुक्ति की गई है। 16वें वित्त आयोग ने को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसकी संस्तुतियाँ 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेंगी। ठीक है, वित्त आयोग के अनुसार संस्तुतियों के आधार पर ही राजस्व का बंटवारा राज्यों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की अरविंद पनगड़िया जो है वो अध्यक्ष चुने गए अध्यक्ष हैं और बाकी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजस्व सेवा IRS के किस पूर्व अधिकारी को वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए अप्रैल 2024 में फिर से चुना गया है, तो जगजीत पावड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023 का सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया, तो यह प्रदान किया गया अशोक कुमार। और यहाँ पे आप 2 तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट में जो हाथ में हॉकी स्टिक लिए हैं उनका नाम है मेजर ध्यानचंद और उन्हीं के पुत्र हैं अशोक कुमार जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिया गया है।
हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2023 के छठे वार्षिक पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में 31 मार्च को किया गया। इसमें सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1975 में विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाले अशोक कुमार को दिया गया है। वो उस समय में कप्तान थे। 1900 भारत एकमात्र विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है वो 1975 में, और उसके कप्तान से अशोक कुमार मेजर ध्यानचंद के पुत्र थे। मेजर ध्यानचंद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप में खेल में रुचि होगी तो आप उनको जानते होंगे कौन है मेजर ध्यानचंद। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 30 लाख की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2023 के पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार तो वो हार्दिक सिंह को दिया गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है सलीमा टेटो को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है अरनजीत सिंह हुंडाल को, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है दीपिका सोरेंग को। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर तो PR श्रीजेश और डिफेंडर ऑफ द ईयर दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को, तो फॉरवर्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अभिषेक को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो हार्दिक सिंह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसे दिया गया, तो अभी हमने देखा एक्सप्लेनेशन में सलीमा टेटे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मिलान सही है, तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी रणजीत सिंह हुंडाल सही है। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी दीपिका सोरेंग सही है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान कौन सा सही है देखना। डिफेंडर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह सही है। मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह सही है। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक सिंह सही है। तो आपने ये सारे टॉपिक को 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। वर्ष 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ध्रुव राठी, ग्रीष्मा ठाकुर, रितिका चोपड़ा या बी और सी दोनों, तो ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा इन दोनों को ही 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया फाउंडेशन का 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार तमिलनाडु की स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा ठाकुर, जिसने मई 2023 की मणिपुर हिंसा का गहन एवं विस्तृत कवर किया था, तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंध पत्रकार रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी जैन की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में की गई थी, और पिछले 42 वर्षों से महिला पत्रकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो किसे दिया गया, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। क्यों दिया गया था, तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया है अमिताभ बच्चन को। स्वर सामग्री लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित यह तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। वर्ष 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। वहीं दूसरा पुरस्कार पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोंसले को दिया गया था। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जैन आचार्य लोकमुनि को। जैन आचार्य लोकमुनि को अहिंसा एवं विश्व शांति के लिए उनके प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सम्मान से वाशिंगटन में 9 अप्रैल 2024 को सम्मानित किया गया। अहिंसा, विश्व भारती व विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय भिक्षु है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को किस देश की गैर लाभकारी संगठन स्पेस फाउंडेशन ने अपना शीर्ष जॉन एल जैक स्वीडगत जूनियर पुरस्कार दिया गया, तो अमेरिका ने यह पुरस्कार दिया। ठीक है, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के किस कमांड अस्पताल को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल का रक्षा मंत्री की ट्रॉफी प्रदान की गई, तो कमांड अस्पताल दक्षिण कमांड का आर्मी का जो सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है पुणे, तो वहाँ पे जो कमांड अस्पताल है कमांड अस्पताल दक्षिणी कमांड पुणे, उसे यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। सर्बिया के
टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले वर्ष 2024 का लॉरियंस पुरस्कार की घोषणा मैड्रिड में की गई। इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को दिया गया। वहीं महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमाती को दिया गया। जोकोविच को लगातार 5वीं बार यह पुरस्कार दिया गया है। और हम लोग देख लेते हैं लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके विजेता। लॉरियंस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, लॉरियंस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो एताना बोनमाती स्पेन फुटबॉलर, लॉरियंस वर्ल्ड का वापसी वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो अमेरिका की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को वापसी करने वाली खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। लॉरियंस वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ टीम तो स्पेन की महिलाओं की फुटबॉल टीम को यह पुरस्कार दिया गया है। लॉरियंस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जुड विक्टर बेलिंगम इंग्लैंड फुटबॉल की टीम के खिलाड़ी हैं। ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी तो नीदरलैंड के व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ी डीडे डी ग्रूटूट को दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर तो ऑस्ट्रेलिया के स्केट बॉर्डर को दिया गया है। वहीं स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड्स तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो स्पेन की फुटबॉलर एतना बोनमाती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ष 2023 का 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो यह दिया गया है प्रभा वर्मा को। 33वें सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा। देखते हैं इनके बारे में। मलयालम व अंग्रेजी भाषा के केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा को 2022 में प्रकाशित उनकी मलयावी काव्य कृति के लिए के बिरला फाउंडेशन के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला 33वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र एवं सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। 1 दर्जन कविता संग्रह व 3 उपन्यासों सहित 30 से अधिक पुस्तकों के रचयिता प्रभा वर्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार पहले से सम्मानित किए जा चुके हैं। के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार संविधान की 8वीं सूची में शामिल किसी भाषा में, आपको पता है 8वीं सूची में 22 भाषा है, तो उनमें से किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला हो गया सरस्वती सम्मान, दूसरा हो गया व्यास सम्मान और तीसरा हो गया बिहारी पुरस्कार। तो जब व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार दिए जाएंगे तब इनकी चर्चा भी की जाएगी। ठीक है। पायल कपाड़िया की फिल्म कि किस फिल्म को 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में के लिए चुना गया है, तो इनकी फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एट लाइट। ठीक है, तो यह फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान पाल्डी ओर की रेस में भाग लेगी। इससे पहली बार 1983 में मृणाल सेन की खारिज नामक फिल्म इस सम्मान के लिए नामांकित हुई थी। टाइगर ट्रायम्फ 2024 नामक द्विपक्षीय त्रिसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा अभ्यास भारत और किस देश के बीच पूर्वी समुद्री तट पर यानी विशाखापट्टनम के निकट 18 से 31 मार्च के बीच हुआ। टाइगर ट्रायम्फ 2024 तो भारत और अमेरिका के बीच यह द्विपक्षीय त्रिसैनिक अभ्यास हुआ। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, इस मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में 18 से 25 मार्च को तथा समुद्री चरण काकीनाडा में 26 से 31 मार्च 2024 को संपन्न हुआ। ठीक है, IMT ट्राईलैटरल नौसैनिक अभ्यास जो हाल ही में संपन्न हुआ, कौन कौन से देश शामिल हुए थे दोस्तों? IMT यानी भारत, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, यह ट्राईलैटरल था। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान द्वारा देश के पूर्वी तट पर किस नाम से एक बृहद सैन्याभ्यास अप्रैल 2024 में संपन्न हुआ, तो इसका नाम था प्रचंड। भारतीय नौसेना ने देश के पूर्वी तट पर बृहद सैन्याभ्यास 20 अप्रैल 2024 को संपन्न किया। समुद्री सुरक्षा के लिए तैयारियों को देखने के लिए किए गए इस सैन्याभ्यास में युद्धपोतों व पनडुब्बियों के अतिरिक्त विमान एवं विशेष सैनिक बल शामिल थे। नौसेना की पूर्वी कमान द्वारा किए गए इस सैन्याभ्यास को पूर्वी लहर
नाम, सॉरी प्रचंड नहीं, पूर्वी लहर, आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पूर्वी लहर, ठीक है। मैंने गलती से प्रचंड कर दिया है, एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वायुसेना ने पोखरण यानी राजस्थान के पोखरण में 1 से 10 अप्रैल 2024 को तक कौन सा सैन्य अभ्यास किया? तो यहाँ पे भारत ने गगन शक्ति नामक अभ्यास किया गया। गगन शक्ति आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। 2024 के इस अभ्यास में किसी भी उच्च क्षमता वाले ऑपरेशन को अंजाम देने के कौशल का प्रदर्शन किया गया। तो किस नाम से? गगन शक्ति के नाम से। भारत और किस देश के बीच दस्तलिक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया? तो दस्तलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित किया जाता है और इसका 5वां संस्करण है। हाल ही में किस संस्थान की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया? तो आरबीआई के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी ने 90 रुपये के अंकित मूल्य का एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री ने जारी किया और 1 अप्रैल 1935 की 1 अप्रैल 1924 को पूरे किए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किनके 2550वें निर्वाण उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में स्मारक डाक टिकट व 100 रुपया मूल्य के विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? तो यह है भगवान महावीर। 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयंती के दिन नई दिल्ली में के भारत मंडपम में एक भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में भगवान महावीर के इस सम्मान में यह 100 डाक टिकट व 100 रुपये मूल्य का विशेष सिक्का जारी किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के निंगबो में संपन्न 41वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में एकल खिताब किसने जीता? तो एकल का खिताब इंडोनेशिया के जोनाटन क्रिस्टी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता? तो महिलाओं में ही चीन की वांग झी ने खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी ने अपने एलीट पैनल में लगातार 5वें वर्ष चुना है? तो नितिन मेनन को लगातार 5वें वर्ष आईसीसी एम्पायर ने एलीट एम्पायर में चुना है। भारत के नितिन मेनन को लगातार 5वें वर्ष अंपायरों के 12 सदस्यीय एलीट पैनल में शामिल किया है। आईसीसी एलीट पैनल में वह एकमात्र भारतीय है। उन्हें पहली बार 2020 में एलीट पैनल में शामिल किया गया था तथा तब से वह 21 टेस्ट मैचों के अतिरिक्त 58 ओडीआई और 41 टी20 में अंपायरिंग कर चुके हैं। नितिन मेनन से पूर्व केवल 2 भारतीय श्रीनिवास वेंकट राघवन तथा सुदर्शन रवि ही आईसीसी के एलीट पैनल में चुने जाने वाले भारतीय एम्पायर हैं। श्रीनिवास वेंकट राघवन को 2002 से 4 के दौरान तथा सुदर्शन रवि को 2010 से 19 के दौरान यह श्रेय प्राप्त हुआ था। गुरुग्राम में मार्च 2024 को संपन्न हीरो होंडा ओपन 2024 गोल्फ के विजेता कौन रहे? तो यह जापान के कीटा नाकाजीमा रहे। गुरुग्राम में 27 से 31 मार्च 2024 को संपन्न हीरो इंडियन ओपन गोल्फ में जापान के कीटा नाकाजीमा विजेता रहे। डीपी वर्ल्ड टूर के इस टूर्नामेंट में भारत के वीर अहरवाल, अमेरिका के जॉनसन बीरमैन तथा स्वीडन के सेबेस्टियन सोडेरबर्ग को संयुक्त दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2024 के पहले मेजर गोल्फ टूर्नामेंट यानी अगस्टा मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो अमेरिका के स्कॉटी सेफ्रल ने जीता। भारतीय महिला टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिंदर सिंह जो भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी है उन्हें भारतीय महिला टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ग्रीस के स्टीफेनोसिस तिप्सिपास ने जीता, ठीक है। हाल ही में भारत के स्टार टेनिस युगल खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 44 वर्ष की उम्र में अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर निम्न में से कौन सा खिताब अपने नाम किया? तो इसने मोंटे कार्लो मास्टर 2024 जीता, मियामी ओपन जीता और सिंसिनाटी मास्टर, इन तीनों खिताबों को इन्होंने जीत चुके हैं, ठीक है। कौन कौन? तो भारत के स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने अमेरिकी जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा बल्लेबाज कौन बन गया है? तो नेपाल के दीपेंद्र सिंह। अगर आपको नाम याद होगा तो सबसे तेज 50 रन का भी रिकॉर्ड इन्होंने ही, युवराज सिंह के जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है। नेपाल के 24 वर्षीय बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एडी ने 13 अप्रैल 2024 को अल्मेरात में पुरुषों के ACC प्रीमियर कप T20 टूर्नामेंट में कतर के विरुद्ध एक मैच में कमरान खान के एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले वह तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह उपलब्धि सर्वप्रथम भारत के युवराज सिंह ने 2007 के विश्व कप में लगाया था, जब उन्होंने इंग्लैंड के स्टुअर्ट वर्ड के एक ही ओवर के 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, जबकि वेस्ट इंडीज़ के पोलार्ड ने 2021 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए अकीला धनंजय के एक ओवर में यह प्राप्त की थी और यह तीसरा है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का श्रेय दक्षिण अफ्रीका के हर्सल गिब्स व अमेरिका के जसकरन को प्राप्त है। ये एक दिवसीय क्रिकेट के हैं, ठीक है। तो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में 11 से 16 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ किर्गिस्तान के बिश्केक में संपन्न हुआ और 11 से 16 अप्रैल के बीच खेला गया। 4 रजत 5 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। कितना? तो 4 रजत और 5 कुल 9 पदक, 9 स्वर्ण 5 रजत तथा 4 कांस्य सहित कुल 18 पदक जीतकर जापान ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में संपन्न 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा रहा? तो जापान जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले स्थान पे जापान 9 स्वर्ण 5 रजत 4 कांस्य सहित कुल 18 पदक। ईरान दूसरे स्थान पर 9 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य 17 पदक को टोटल। किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर, चीन चौथे स्थान पर और कजाकिस्तान 5वें स्थान पर। भारत 9वें स्थान पर, ठीक है, 5 रजत और 4 कांस्य पदक, कुल 9 पदक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो 9वां स्थान रहा, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर। अप्रैल 2024 में संपन्न 2 फार्मूला 1 रेसों, जापान ग्रां प्री व चीनी ग्रां प्री, इन दोनों का खिताब किसने जीता? तो रेडबुल टीम के मैक्स वेपन्स ने यह खिताब जीता। 7 अप्रैल को सुजुका सर्किट में आयोजित जापानी ग्रांड प्रिक्स तथा 21 अप्रैल को शंघाई सर्किट पर आयोजित चीनी ग्रां प्रिक्स, दोनों देशों में ही रेडबुल टीम के मैक्स वेपन ने जीता। रेडबुल के ही एस्पेरोज का जापानी ग्रां प्री में दूसरा स्थान तथा चीनी ग्रां प्री में दूसरा स्थान मैक्लॉरेन टीम के एल नॉरिस को रहा, ठीक है। हाल ही में अप्रैल 2024 में कनाडा के टोरंटो में संपन्न कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश, ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने यह खिताब जीता था। इसके बारे में हम आपको समझाते हैं दोस्तों। अपने अंतिम 14वें दौर में बाजी में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा से ड्रॉ खेलकर अपने अंकों की संख्या सर्वाधिक 9 उन्होंने कर ली और इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम उन्होंने कर लिया। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता बने डी कुकेश अब फिडे के विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लारेन से को चुनौती देंगे। 17 वर्षीय डी कुकेश वर्ष 2019 में केवल 12 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर खिताब जीतकर विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्वनाथन आनंद के पश्चात कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी होने के साथ साथ विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बने। दोस्तों, कैंडिडेट टूर्नामेंट क्या होता है? तो जो कैंडिडेट टूर्नामेंट का जो विजेता होता है वो विश्व चैंपियन से खेलता है। तो वर्तमान में शतरंज का विश्व चैंपियन कौन है? तो चीन के डिंग लीरेन जो है वो पिछले बार विश्व विजेता बने थे। तो वो विश्व विजेता जब तक वो जीतते रहेंगे, ये कैंडिडेट टूर्नामेंट के जो विजेता होते हैं वो विश्व चैंपियन से खेलते हैं। अगर उस मैच में वो हार गए तो विश्व चैंपियन, शतरंज का विश्व चैंपियन डी गुकेश बन जाएंगे। अगर डी गुकेश हार जाते हैं तो डिंग लीरेन जो है वो विश्व चैंपियन बने रहेंगे। तो कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतना एक अपने आप में उपलब्धि है जो विश्व चैंपियन को चुनौती देंगे, ठीक है। इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार फीडे विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वो होंगे। टोरंटो में 3 से 22 अप्रैल 2024 को संपन्न कैंडिडेट टूर्नामेंट में भाग लेने की अर्हता डी गुकेश सहित 8 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था। इनमें भारत के आर प्रज्ञानंद व विदित
गुजराती भी शामिल थे, यानी 8 में 3 भारतीय थे। 7 अंकों के साथ प्रज्ञानंद 5वें और 6 अंकों के साथ विदित गुजराती 6ठा स्थान प्राप्त किया। ठीक है। हाल ही में अप्रैल 2024 में कनाडा के टोरंटो में संपन्न महिलाओं के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की विजेता रही तान झांग किस देश की शतरंज खिलाड़ी है? तो वह चीन की खिलाड़ी है। और ये जो है महिलाओं की जो विश्व चैंपियन है उनसे को चुनौती देंगे। और मौजूदा महिलाओं की विश्व चैंपियन कौन है? तो जू वेंजुडेन, उनको ये चुनौती देंगी। ठीक है। अगला प्रश्न, 2024 में पेरिस में होने वाले 33वें ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स की सभी 48 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट को कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप देने की विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की है? तो 50-50 हज़ार की जो राशि है विश्व एथलेटिक्स जो संस्था है वो अपने तरफ से एथलेटिक्स में जीतने वाले खिलाड़ियों को देगा। ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में बिंदिया रानी देवी ने ओलंपिक क्वालिफाइड वेट लिफ्टर विश्व कप में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस राज्य से है? यानी ओलंपिक में क्वालिफाई कर गई है। तो यह बिंदिया रानी देवी जो है वो मणिपुर से संबंधित रखती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अंत तक रहने के लिए आपको स्टडी अफेयर्स की टीम की तरफ से धन्यवाद। और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट से भी मुझे खुश करने की कोशिश करिएगा अगर आप अच्छा लगे तो, या फिर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।